नमस्कार प्रणाम। मैं डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 इयर्स कोर्स LLB 5 इयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लोग लगातार बात करते आए हैं। 3 इयर्स कोर्स में आज पेपर खत्म हो गए लगभग लोगों के। ऑनर्स में फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छठे पेपर के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। आपका आखिरी पेपर है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो पहला हिस्सा है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट का जो पहला हिस्सा है। यूनिट 1 में फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग, कॉन्ट्रैक्ट का नेचर, कॉन्ट्रैक्ट के तमाम सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, मसलन ऑफर, प्रपोजल, कम्युनिकेशन, रिवोकेशन। तो वहां पर ऑफर एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन है, ऑफर एक्सेप्टेंस की जो रिवोकेशन है, आपके लिए बहुत जरूरी है। और कई बार सवाल ऐसा भी आता है कि एन एग्रीमेंट व्हिच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस, ऐसे करके सवाल आता है। मींस आपको कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट से परिचित रहना है और कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट के साथ साथ जो उसके एलिमेंट्स के भी थोड़ी सी अंदर चीजें आपको पढ़नी रहती है। जैसे आपको ऑफर में आप पढ़ते हैं कि ऑफर के प्रकार क्या है, जनरल ऑफर का मतलब, स्पेसिफिक ऑफर का मतलब क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर या इन्विटेशन टू ट्रीट लिख करके चीजें आती हैं। कई बार आपसे जनरल ऑफर पे और स्पेसिफिक ऑफर पे कुछ केस लॉ के माध्यम से भी सवाल पूछा जाता है, तो वो सब चीजें आपको तैयार करनी रहती हैं। दूसरी यूनिट कैपेसिटी की है और कंसिडरेशन की है। मींस ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, अब जो जरूरत है वो कंसिडरेशन की है। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या है, प्रतिफल का मतलब क्या है, क्या प्रतिफल को केवल धन समझा जाए, कैश समझा जाए, मनी समझा जाए, गोल्ड समझा जाए, या प्रतिफल में कुछ भी आ सकता है जो उसके एवज में किया जा रहा हो। तो पहली चीज तो कंसिडरेशन का मतलब क्या है। सेक्शन 2D में कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या है। और जो एक सूक्ति है कि विदाउट कंसिडरेशन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। तो सवाल आपसे पूछा जाता है कि क्या बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट सर्वाइव कर सकता है, मींस, और अगर हाँ या नहीं तो आप अपने कारण दीजिए। इसी को ऐसे भी पूछते हैं कि कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट किन स्थितियों में सर्वाइव कर सकता है, उसके एक्सेप्शंस बताइए। सेक्शन 25 क्लॉज D आपको जाना होता है, वहां पे चीजें दी हुई हैं। दूसरी चीज हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दो पार्टीज के बीच में हो रहा है, तो उनकी कुछ क्षमता होनी चाहिए, उनके पास कुछ योग्यता होनी चाहिए। तो सवाल उठता है कि जो कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्षमता क्या है। एक जैसे उसमें पहली चीज है कि वयस्क होना चाहिए, मेजॉरिटी की एज होनी चाहिए। तो वहां से भी एक सवाल बनता है कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट से कि क्या जो माइनर्स एग्रीमेंट है या माइनर का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कई बार आप सिलेबस में पाएंगे, किताबों में पाएंगे, अलग अलग इस पर थोड़ा सा शंका भी है कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वर्ड होता है कि माइनर का एग्रीमेंट वर्ड होता है, या माइनर के एग्रीमेंट का क्या नेचर है, माइनर के अगर हित में वो एग्रीमेंट है तो क्या नेचर है, अगर माइनर को उस चीज को चुकाने की बात हो रही है तो क्या स्थिति है। तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करके, उलझा करके सवाल आपसे पूछा जाता है। तीसरी यूनिट कॉन्ट्रैक्ट के वैलिडिटी को लेकर के है, कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज को लेकर के है और कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस को लेकर के है। मींस फ्री कंसेंट क्या होता है, कि स्वतंत्र सम्मति का मतलब क्या होता है। जब दो लोगों के बीच में ऐसी बातचीत हो रही है जिसमें वो अपनी इस बात पर कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे का मंतव्य समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे का जो जिस ऑब्लिगेशन में उनको रहना है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में रहना है, वो उनको समझ में आ रहा है। ऐसा ना हो कि जो वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है वो एक फ्रॉड के अंतर्गत उनको मिल रही हो, या वो जो एक्सेप्टेंस दे रहे हैं वो एक मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर दे रहे हैं, मींस उनको मिस रिप्रेजेंट की जा रही है चीजें, या किसी प्रकार से उनको अनड्यू इन्फ्लुएंस उनके ऊपर डाला जा रहा है, या किसी कोर्जन के अंदर है। तो फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है, और फ्री कंसेंट के अंदर तमाम सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं। फ्रॉड पर डेरी वर्सेस पीक का केस है, बड़ा मशहूर है, आपसे पूछा जाता रहा है। तो फ्री कंसेंट को लेकर के आपको पढ़ना होता है। डिस्चार्ज कैसे होना है, कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस को लेकर के चीजें पूछी जाती है। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस का टाइम और प्लेस क्या होना चाहिए, ये सब चीजें भी हैं। एग्रीमेंट का मतलब, कॉन्ट्रैक्ट डीड का मतलब क्या है, उसमें जो उसके बाद जरूरी बड़ा सवाल है इम्पॉसिबिलिटी का। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं, उसका मतलब क्या है, उसका असर क्या पड़ता है। वहां पर आपको इलस्ट्रेशन बहुत काम आने वाले हैं, तो इलस्ट्रेशन को फायदे से पढ़ना है आपको। उसके बाद जो ब्रीच है कॉन्ट्रैक्ट की, दो प्रकार की आपके सिलेबस में है, एक है एंटीसिपेटरी, एक है प्रेजेंट। एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या है, प्रेजेंट ब्रीच का मतलब क्या है, कौन से फैक्टर्स होंगे जो चीजों को डिटरमाइन करेंगे ब्रीच होने के बाद। अब ब्रीच हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए ब्रीच हो गया, तो रेमेडीज क्या है, तो रेमेडीज में जो डैमेजेस हैं, काइंड्स ऑफ डैमेजेस हैं, किस प्रकार के, कितने प्रकार के डैमेजेस हैं। रिमोटनेस ऑफ डैमेज का मतलब क्या होता है, इंजंक्शन का मतलब, व्यादेश का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल है। हाँ, हेडले वर्सेस बैक्सेंडल का केस भी आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन 68 से 72 तक, जिसमें आपको पढ़ना होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आपको पढ़ना होता है 68 से 72 के बीच में वो सारे संबंध या अनुबंध जो कि कॉन्ट्रैक्ट की तरह तो नहीं है, मींस उसमें ऑफर एक्सेप्टेंस तमाम चीजें बिल्कुल बाकायदा नहीं होती हैं, लेकिन तब भी जो उसकी भूमिका है, कहें कि यथास्थिति है बात की, वो कॉन्ट्रैक्ट जैसी हो जाती है।
अब अगर पुराने सवालों की बात कर लें जो पुराने पेपर में आपके आए थे, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस लॉज। ये मान के चलिए कि एक सवाल इसी के पैटर्न पर, इसी की तरह आपको मिलेगा इस बार भी। उसमें इसमें कहा गया कि डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करिए और एलिमेंट बताइए, एसेंशियल एलिमेंट बताइए जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है डिसाइडेड केस लॉज के साथ। तो ये मान करके चलिए कि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट को लेकर के एक सवाल आपको इस बार भी मिलने की संभावना उम्मीद है। दूसरा सवाल आया था ऑफर को लेकर के, कहा गया था कि वैलिड ऑफर को एक्सप्लेन करिए। डिफाइन ऑफर एंड एक्सप्लेन एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। प्रस्तावना को परिभाषित कीजिए तथा वैध प्रस्तावना के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए जो संसूचना को प्रभावी बनाते हैं, उसको वैध बनाते हैं। तीसरा सवाल था रिवोकेशन का, एक्सप्लेन मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस लॉज। देखिए केस लॉज का बड़ा महत्व है आपके पेपर में, कॉन्ट्रैक्ट 1 में कहें या कॉन्ट्रैक्ट 2 में अगली बार भी कहें कि आपके पेपर में केस लॉज का बड़ा महत्व है। आप पेपर का पैटर्न देख पा रहे होंगे। उसके बाद न्यूडम पैक्टम आई था, न्यूडम पैक्टम और प्रतिफल को लेकर के चीजें पूछी गई थी कि व्हाट डू मीन बाय कंसीडरेशन, कमेंट ऑन न्यूडम पैक्टम एंड इट्स एक्सेप्शन, क्या मतलब होता है समझाइए। पांचवा सवाल, देखिए मैं कह रहा था बार बार कि जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो केस लॉ बेस्ड हो जाते हैं। सवाल देखिए पांचवा क्या है कि कमेंट ऑन मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष ILR 1903 एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन इंजंक्शन स्टॉपल रेस्टिट्यूशन SRA 1963। ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल बनाने का प्रयास किया गया है। मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष तथा प्रस्थापन विबंधन प्रतिस्थापन व्यादेश SRA 1963 के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। अगला सवाल आया था कि टाइम इज एन एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन। समय जो है वो संविदा के लिए बड़ा ही आवश्यक है और उसको तमाम सारे अलग अलग दृष्टांतों के माध्यम से आपको सिद्ध करना था। सवाल था डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस लॉ, आपको इसको डिस्कस करना था। सवाल क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का था कि व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, एक्सप्लेन, किन परिस्थितियों में संविदा का विशिष्ट पालन कराया जा सकता है ब्रीच होने के बाद। 10वां सवाल था एक्सप्लेन द डिफरेंट मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किस जो संविदा के उन्मोचित होने के, उन्मोचन करने के जो तमाम सारे अलग अलग तरीके हैं वो क्या है उसको समझाइए, बताइए। बात करें सवालों की जो आपके लिए संभावित हैं तो मैं फिर से कहूंगा कि आप एक सवाल तो उस प्रकार का कि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट क्या है, और जब आप वो पढ़ रहे हैं तो उसमें ऑफर के बारे में, एक्सेप्टेंस के बारे में, एक्सेप्टेंस के जो रूल हैं, वैलिड एक्सेप्टेंस के जो रूल हैं, ऑफर के जो तमाम सारे प्रकार हैं, जनरल ऑफर है, स्पेसिफिक ऑफर है, इन्विटेशन टू ऑफर है, उन सब चीजों को कायदे से देख लीजिएगा। देखिए पिछली बार रिवोकेशन आया है, कम्युनिकेशन के सवाल आपसे किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी देख लीजिए कि सवाल है कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस लॉज। प्रस्थापना की संसूचना उस व्यक्ति को ही की जानी चाहिए जिसके लिए वह आश्रित हो, निर्णित वादों की सहायता से व्याख्या कीजिए। एक्सेप्टेंस की हम लोगों ने बात की कि वैलिड एक्सेप्टेंस को लेकर के, तो एक्सेप्टेंस और ऑफर दोनों चीजों के जो लॉज हैं वो समझिएगा। कंसिडरेशन आपके लिए जरूरी है, पिछली बार न्यूडम पैक्टम करके उसको भारी किया गया था सवाल को, इस बार आप कंसिडरेशन जरूर पढ़ करके जाइएगा। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू सेटिस्फाई द वैलिड कंसिडरेशन, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस लॉज। जब आप कंसिडरेशन पढ़ रहे हैं तो कंसिडरेशन के आपको एक्सेप्शन भी पढ़ने हैं, और साथ ही साथ आपको एक चीज देखनी है कि जो प्रिविटी टू कंसिडरेशन की बात हम लोग कर रहे हैं कि प्रिविटी टू कंसिडरेशन है या प्राइवेसी टू कॉन्ट्रैक्ट है या प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, उसका मतलब क्या होता है, उसकी प्राइवेसी से क्या लेना देना है। क्या दो व्यक्तियों के बीच में अगर कोई संविदा हो रही है तो क्या तीसरा व्यक्ति दूसरे के बिहाफ पर या पहले के बिहाफ पर कोई कंसिडरेशन नहीं दे सकता है। लेकिन अगर तीसरा जो व्यक्ति है जिसका उसमें कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी एक दिन बैठ करके वहां पर उस सलाह मशवरे में रहा है, तो क्या बाद में वो लाभ मांगने के या कॉन्ट्रैक्ट के किसी फ्रूट को उसका फ्रूट को पाने का वो हकदार हो जाता है क्या। तो प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी टू कंसिडरेशन भी इस पॉइंट पर आपके लिए जरूरी है, उसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़े तो जो कंसेंट वाली बात आपके लिए जरूरी है। सवाल जैसे क्या है कि कंसेंट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू फ्री कंसेंट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सहमति एक मानसिक स्थिति है, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में स्वतंत्र सहमति से संबंधित क्या प्रावधान है। आगे बढ़े तो जैसे वो परफॉर्मेंस वाली बात है, परफॉर्मेंस वाली बात हम लोगों ने टाइम पिछली बार आया कि टाइम इज एन इंपॉर्टेंट एसेंस। इस बार परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो सवाल है कि बाय हुम शुड द कॉन्ट्रैक्ट बी परफॉर्म्ड, ऑल्सो डिस्कस प्रोविजंस रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। तो टाइम एंड प्लेस वाला पहले बड़ा, जैसे 3 ईयर के पेपर में चीजें नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपके पेपर में जो टाइम एंड प्लेस है, डिस्चार्ज वाला हिस्सा है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज वाला, वो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सवाल आगे है कि इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट वाला जो प्रिंसिपल है, फ्रस्ट्रेशन वाला जो प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सवाल क्या है
Discuss the consequences when performance of the contract becomes impossible with the help of decided case laws and relevant provisions of Indian Contract Act 1872. हिंदी में कहें तो संविदा का पालन असंभव होने के परिणामों का भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के निर्णीत वादों एवं सुसंगत प्रावधानों की सहायता से व्याख्या कीजिए। उसके बाद आगे बढ़े तो हेडली वर्सेस बैक्सटेंडल का केस आपके लिए जरूरी है। क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल हम लोगों ने शुरुआत में कहा है, उसको पढ़ना है। और जब हम लोग ब्रीच की बात कर रहे हैं, ब्रीच में एंटीसिपेटरी ब्रीच है और जो प्रेजेंट ब्रीच है उसको भी एक बार आप देख करके जाइएगा। पिछली बार खैर पूछा जा चुका है, लेकिन कभी कभी वो AB करके शॉर्ट नोट की तरह उसको पूछने का एक रहा है, पुराना ट्रेंड रहा है। तो एक्सेप्टेंस ऑफर की बात हम लोगों ने करी, माइनॉरिटी की बात करी, प्रिविटी की बात करी, कंसिडरेशन की बात करी और कंसेंट की बात करी, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की बात की। अब देखिए जैसे एक सवाल क्या पूछा गया है, लंबा सवाल है। The defendant agreed to let the plaintiff use of their musical hall between certain dates for holding concert there. But before the first day of concert, the hall was destroyed by fire without the fault of either party. The plaintiff sued the defendant for their loss. Decide with reason. प्रतिवादी ने वादी को अपना संगीत हॉल एक संगीत समारोह मनाने के लिए कुछ दिनों के लिए किराए पर देने का वचन किया था, परंतु समारोह की ठीक आरंभ होने से एक दिन पूर्व ही हाल दोनों पक्षकारों की त्रुटि के बिना आग लगने से नष्ट हो गया। वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध हानि के लिए वाद दाखिल किया, तर्क सहित निर्णय दीजिए। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल पूछने का ट्रेंड रहा है, इलस्ट्रेशन जरूर देख करके जाइएगा। और सवाल आपसे जो एग्रीमेंट वाली बात हम लोगों ने करी कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट आपसे करा लिया जाए जो इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है तो शून्य होगा, या इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है तो शून्य होगा। इस पर चर्चा कीजिए। इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा गया है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग छोड़ रहे हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए जरूरी है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़िएगा। जैसे सवाल क्या है कि एक्सप्लेन रिलेशंस resembling to those created by contract with reference to provision of the Indian Contract Act 1872। और जहां पर हम लोग ब्रीच की बात कर रहे हैं वहां पर भी सीधा सवाल ना पूछ करके सवाल किस तरीके से पूछा गया है, देखिए कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टू रेमेडी द लॉस ऑफ द इंजर्ड पार्टी एंड नॉट टू पेनलाइज द पार्टी कमिटिंग ब्रीच। मतलब केवल उसका जो उद्देश्य है, संविदा विधि का उद्देश्य क्या है कि व्यथित पक्षकार के नुकसान की भरपाई हो जाए, ना कि उल्लंघन करने वाले पक्षकार को दंडित करना है, उसका दोहन करना है, तो उसकी भरपाई बस हो जाए। तो इस प्रकार के सवाल आपसे आएंगे। आपसे प्रयास करिएगा कि इलस्ट्रेशन से ज्यादा पढ़ करके जाइए, केस लॉज को कायदे से पढ़ करके जाइए, सेक्शन को पढ़ करके जाइए। और अगर आप केस लॉ मान लीजिए भूल रहे हैं, आपको एक पार्टी का नाम याद आ रहा है, मैं सारे विषयों में कहता हूँ, केवल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, आपको आगे लॉ पढ़ना है, तो आपको अगर एक पार्टी का नाम याद आ रहा है तो आप उस एक पार्टी का सिंगल पार्टी का नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए मोहरी बीबी धर्मदास घोष में आप भूल रहे थे, आप धर्मदास घोष आपको याद आ रहा है या मोहरी बीबी आपको याद आ रहा है, आप उसका एक हिस्सा भी लिख सकते हैं। अब आप बिल्कुल उसको गायब मत कर दीजिए, बिल्कुल कुछ नया केस लॉ बना करके न लिख दीजिए। तो लखनऊ विश्वविद्यालय के इस प्रतिष्ठित प्रथम सेमेस्टर में, विधि के प्रथम सेमेस्टर में आप सभी ने अभी तक परीक्षाएं दी हैं, ये आपकी आखिरी परीक्षा है, पहले सेमेस्टर की आखिरी परीक्षा है। और आप सभी उन्नति कीजिए और अच्छे अंक ला करके सेकंड सेमेस्टर में जाइए। इस प्रकार की हम लोगों की जो बातचीत है सेकंड सेमेस्टर में भी जारी रहेगी। तब तक जुड़े रहिएगा मेरे साथ, कुछ भी नया अपडेट आएगा आपके लायक तत्काल लेकर के उपस्थित हो जाएंगे हम लोग। और खुद भी जुड़े रहिए और अन्य लोगों को भी जोड़िए, मेरा निवेदन है। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, धन्यवाद, प्रणाम।